तकदीर बड़ी बेरहम भी हो सकती है। कभी कभी ऐसी गलतियों की सजा वसूलती है, याद भी नहीं होता कब की थी ये गलती, की भी थी या नहीं। फिर ख्याल आता है कि कहीं ये कोई कर्मों का खेल तो नहीं, कोई गलती जो शायद आज नहीं, कल परसों नहीं, सालों पहले नहीं, पर कहीं पिछले जन्म में ही ना की हो। कई दिनों से ये आदमी मुझे यहीं खड़ा दिखता है। क्यों खड़ा है मुझे नहीं पता, पर इसकी नजर मुझ पर होती है। क्यों होती? क्या ये मुझ पर नजर रख रहा है? क्या ये मेरे बारे में कुछ जानता है या मेरे बारे में जानने भेजा गया है? इस बार तो अब घोड़ा हमको चलाने दीजिए। हमारा वक्त आ चुका है, हम एकदम तैयार हैं। अभी टाइम है बच्चे, टाइम है अभी। जितना कहा गया है उतना ही करेगा तो। जी भैया जी, जी। जो ड्यूटी तुझे दी गई है उसी में लगा रहे। जिनकी फायरिंग की ड्यूटी है वो सही टाइम पर तुझसे मिलेंगे। जगह का मुआयना कराना, टारगेट दिखाना और काम होते ही निकल लेना। अगर ये सब मक्खन की तरह हुआ तो अगली जुबारी में घोड़ा तेरे हाथ में होगा। हिमांशु, चाय पीकर तो जाओ। तुम पी लो। एक काम करो, ठंडी चाय से नहा लो। गोली की आवाज़ सुनते ही मैं बाहर भागा। देखा बाइक पर ट्रिपल सीट जाते हुए देखा मैंने उन्हें। साहब, बाइक चलाने वाले के चेहरे पे गमछा था। हाउसिंग कॉलोनी के एक आदमी ने बताया कि हमारे पड़ोसी हिमांशु तिवारी को गोली लगी है। मैंने जैसे ही देखा अपने हिमांशु तिवारी पे गोली चली है, मैं चिल्लाते हुए कॉलोनी की तरफ गया। सर, सबसे पहले उनकी बीवी सुहासिनी जी को बताया, फिर बाकी लोगों को इकट्ठा किया। उनकी बेटी छोटी रंगोली
वो हमारी दुकान पर ही आती है, पेंसिल नोटबुक वगैरह लेने के लिए। हिमांशु तिवारी की मौत हो चुकी थी हॉस्पिटल ले जाने से पहले? जी हाँ, एम्बुलेंस आने से पहले 2-3 लोगों ने चेक किया था। तब तक वो मर चुके थे, उनकी सांस रुकी हुई थी। बाकी दोनों की शक्लें तो, और हमसे बेहतर तो हमारे सीसीटीवी ने देखी होंगी। हिमांशु तिवारी की मौत यहाँ आने के पहले ही हो चुकी थी इंस्पेक्टर। कितनी गोलियां लगी? 6। विक्टिम की बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। हिमांशु तिवारी की बीवी और बच्ची दोनों अभी भी सदमे में हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि हिमांशु तिवारी अब नहीं रहे। मम्मी, वो डॉक्टर और सब लोग क्यों कह रहे थे कि पापा मर गए हैं? नहीं बेटा, वो डॉक्टर ने ठीक से चेक नहीं किया। जब हम पापा को यहाँ लाए थे तब सांसें चल रही थी उनकी। नहीं चल रही थी मम्मी, नहीं चल रही थी। पुलिस। हिमांशु की सांसें चल रही है ना, मतलब कोशिश हो रही है ना उन्हें बचाने की। यहाँ लाने से पहले ही आपके पति हिमांशु तिवारी गुजर चुके थे। सर, विक्टिम हिमांशु तिवारी की लालबाग मार्केट में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। ये स्टेशनरी की शॉप वाले चंदन के अलावा और कोई आई विटनेस? नहीं सर, जिनसे भी बात हुई वो यही कह रहे थे कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो क्राइम सीन पर आए और तब तक हमलावर निकल चुके थे। देखते हैं सीसीटीवी फुटेज क्या दिखाती है। सर, दोनों शूटर में से एक शूटर वापस जाता है और 2 गोली दागता है, यानी डबल शूटिंग की गई, डबल श्योर होने के लिए कि टारगेट किसी भी तरह बचा नहीं रहे। लेकिन खुद को बचाने की कोई खास कोशिश नहीं की गई। सिर्फ बाइक सवार ने गमछा पहना हुआ है, बाकी के 2 लोग ऐसे ही हैं। जबकि शायद इन्हें मालूम होगा कि यहाँ सीसीटीवी लगा हो सकता है। सर, बाइक की नंबर प्लेट भी ब्लैंक है, इस बात का भी ख्याल रखा गया। सर, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं। दोनों शूटर्स एक ही तरफ देख रहे हैं, जैसे कि किसी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों को इशारा मिलता है और ये लोग हिमांशु पे हमला करते हैं। और ये इशारा कर देने वाला शायद वो स्पॉटर कोऑर्डिनेटर गमछाधारी होगा। ये गमछाधारी स्पॉटर काफी दिनों से फील्डिंग कर रहा होगा हिमांशु की। स्टेशनरी ओनर चंदन से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली? सर, कह रहा है इसके अलावा कुछ और याद नहीं है। उसे कहो कि याद करे, दिमाग पर जोर डाले, या फिर पूछ लो कि हम याद दिला। क्यों निशाना बनाया गया होगा हिमांशु तिवारी को? क्या इसकी ये रोज की रूटीन होगी, शाम के इसी वक्त घर से निकलना 4 बजे के आसपास? सर, ये तो उसकी वाइफ सुहासिनी बता सकती है, पर अभी तो वो काफी शौक में है। ये 6 गोलियां निकली सर। 4 गोलियां मारी गई और फिर कुछ सेकंड बाद 2 गोलियां और दागी गई। जरूरत नहीं थी वैसे, पहले 4 में ही मौत हो चुकी होगी, या चंद सेकंड्स बाद हो जाती। 1 बुलेट हार्ट में, 3 सीने में और 2 सर में। प्रोफेशनल किलिंग है इंस्पेक्टर, नो डाउट। विक्टिम स्पेयर पार्ट की दुकान चलाता था, फैमिली वाला आदमी, पता नहीं किसी से क्या दुश्मनी रही है, इतनी बेरहमी से मार डाला। इसी की बात कर रहे थे ना कल रात को आप? हाँ, हिमांशु तिवारी। 6 गोलियों से भून डाला इसे, वहीं के वहीं दम तोड़ दिया बंदे ने। कुछ पता चला क्यों मारा गया? अब तक तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई कारण तो जरूर निकलेगा। वही होगा जो हमेशा होता है,
जर जोरू या फिर जमीन का मामला? छठे हुए पेशेवर शूटर्स लगते हैं। कहीं बाहर के ही होंगे सब, वरना खुलेआम मर्डर करें और चेहरा भी ना ढकें। लेकिन ये गमछे वाला तो यहीं का लौंडा लग रहा है, तभी तो अपना थोबड़ा छुपा के रखा है। लेकिन बहुत जल्दी बेनकाब कर लेंगे हम लोग। अगर ये तीनों प्रतापगंज के बाहर के परिंदे हैं तो इनके उड़ने से पहले इनको पकड़ना होगा। हर जगह बात घुमा दो। जी मालिक। मैडम, पहले कभी इस गमछे वाले को यहाँ आसपास देखा हो? ऐसा ध्यान तो नहीं आ रहा, और इसका चेहरा तो वैसे दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन आपको तो पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकाल के दे देता हूँ। पूरे 1 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज निकालो। जी। 1 मिनट रुको, 2 हफ्ते की निकालो। हिमांशु दोपहर 1:30 बजे दुकान से आते, खाना खाते, फिर सो जाते। शाम को 4 बजे उठकर चाय पीते, फिर दुकान को जाते। ये डेली की रूटीन थी हिमांशु जी की? तो शायद हिमांशु जी की रूटीन को स्टडी किया गया। अब क्योंकि बाजार में उनकी दुकान के बाहर उन्हें मारना मुश्किल था, इसलिए कॉलोनी के बाहर की जगह को चुना गया, और वो भी दोपहर का वक्त। पर जीजा जी क्यों सर? हिमांशु ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखिए, इस तरह की ज्यादातर पेशेवर हत्या किसी पुरानी दुश्मनी या रंजिश की वजह से होती। क्या ऐसा कुछ था? मेरे पति ने एक बार भी ऐसे किसी रंजिश या दुश्मनी की बात नहीं की थी। हाल फिलहाल में हिमांशु जी ने अपनी दुकान को लेकर या कारोबार को लेकर किसी परेशानी का जिक्र किया? ऐसे किसी परेशानी का जिक्र कभी नहीं किया उन्होंने। हमारा खुशहाल परिवार था सर, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। हिमांशु, चाय पीकर तो जाओ। तुम पी लो, एक काम करो, ठंडी चाय से नहा लो। सुहासिनी जी, आपकी लाल बाग वाली दुकान पर गौरव और विकास काम करते हैं, उनके साथ कोई खिटास? वो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं सर, भरोसेमंद है। क्या गौरव और विकास में से किसी ने कोई बड़ा लोन लिया था हिमांशु से? साहब, लोन लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हिमांशु से तनख्वाह वक्त पर देते रहे और बोनस भी देते रहे। साहब, उन्होंने तो हमारा बीमा भी करवाया था। सालों से काम करते थे ना उनके साथ? हाँ साहब। तो कभी किसी के साथ कोई अनबन, कोई दुश्मनी? 15 सितंबर को जब तुम्हारे सेठ हिमांशु दुकान पर आए और फिर दुकान से घर पर गए, तब उनका मूड कैसा था? 15 सितंबर को तो वो दुकान पर आए ही नहीं थे। तो फिर वो घर कहाँ से लौटे थे? सर वो तो पता नहीं, हम सुबह दुकान खोलकर काम पे लग गए थे। तो तुम लोगों ने फोन करके पूछा नहीं? हमें लगा वो अपने दूसरे काम पे गए होंगे, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस भी था ना साहब। तो हिमांशु जी प्रॉपर्टी में भी डील करते थे? ब्रोकर थे? जी नहीं साहब, वो ब्रोकर नहीं थे, वो ज़मीनें खरीदते थे और जब उनके दाम बढ़ जाते थे तो बेच देते थे। सर, मैंने सुहासिनी से दोबारा वही सवाल पूछे जो आपने पूछे थे, लेकिन एक भी बार उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस के बारे में जिक्र तक नहीं किया। ऑड है सर। क्या उसने जानबूझकर नहीं बताया कि हिमांशु परसों दुकान पर नहीं गया था? सर, क्राइम सीन से हिमांशु का फोन बरामद हुआ है। कुछ मिला शक करने लायक? किसी राजू चौधरी को कई कॉल्स हुए हैं 15 को, और उससे पहले भी कई बार। सर, इस राजू चौधरी से हिमांशु की लगभग रोज बात होती थी, दिन में कई दफे, लेकिन क्रियाक्रम के वक्त कोई राजू चौधरी नाम का आदमी आया नहीं था। इस राजू चौधरी का फोन स्विच ऑफ? नहीं सर, ऑन है। मैंने मिस कॉल दिया था, कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, सोचा फिर उठाते हैं। और हिमांशु के कॉल रिकॉर्ड्स? ऑन द वे हैं सर। सर, हिमांशु के कॉल लिस्ट में सुहासिनी के 6 मिस्ड कॉल्स हैं, परसों सुबह 11:30 से 1:15 बजे के बीच के, जो शायद हिमांशु ने मिस किए या फिर उठाए नहीं। चंदन स्टेशनरी वाले की सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? नहीं सर, चंदन ने 3 हफ्ते की फुटेज खंगाली। इनफैक्ट हमने भी फुटेज रीस्कैन की, लेकिन उसमें कोई भी बंदा ऐसा स्पॉट नहीं हो रहा है जो गमछेधारी की बॉडी टाइप से मैच करता हो, या फिर कोई किसी पर नजर रख रहा हो। नियति का कैसा खेल है ये? हिमांशु के साथ ही ऐसा क्यों? ऋषि, बहू कुछ जानते हैं क्या? पता नहीं बहू जी। सर, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि हमको नहीं मालूम उस दिन हिमांशु सेठ कहाँ थे। और साहब, उस दिन भाभी जी ने भी हमें फोन किया था। क्यों?
यही पूछने के लिए कि उस दिन हिमांशु सेठ कहाँ थे। हिमांशु दुकान पर नहीं आए क्या आज? तो फिर कहाँ गए विकास? कल निकलते वक्त कुछ बोले नहीं भाभी जी, और आज सुबह से आए नहीं है वो। कल पक्का आए थे? याद करके बोलो। हाँ कल तो आए थे, पर आज कुछ बोले नहीं। साहब सुहासिनी भाभी बार बार वही बात पूछ रही थी, कल आए थे कि नहीं, परसों कहाँ थे, उसके पहले कहाँ कहाँ गए थे, यही सब। क्या उस दिन पहली बार सुहासिनी जी ने फोन करके हिमांशु जी के बारे में पूछा था, या उसके पहले भी ऐसा हुआ है? पहले कभी कभी फोन कर पूछ लेती थी। तो क्या सुहासिनी जी हिमांशु जी पर शक करती थी? घरेलू मामले को तो हमको पता नहीं, हमारा काम तो दुकान में होता है ना। तो दुकान के बारे में बताओ, क्या कभी हिमांशु जी से मिलने दुकान पे कोई औरत आई थी? नहीं। सुहासिनी जी आई थी दुकान पे हिमांशु जी को ढूंढने, या उनकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने, या फिर दोनों को ढूंढने? सुहासिनी जी, जिनका मर्डर हुआ है वो आपके पति है ना, हिमांशु तिवारी जी, तो आपसे 2-4 सवाल तो पूछने पड़ेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप मुझ पर ताना कस रही हैं? मैंने पति खोया है अपना, जिंदगी उजड़ी है मेरी, घर में लोगों का आना जाना चल रहा है, इस सब के बीच में मैं आपके वही सवालों के जवाब क्यों दूं? हमारे पास कुछ नए सवाल हैं जिनके हमें जवाब चाहिए। हम समझते हैं आपका दुख, कल बात करेंगे आपसे। आपको यहाँ आने में दिक्कत है तो हम वहाँ आ जाएंगे, जब आपको अनुकूल होगा तब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर सुहासिनी जी। तुम और रंगोली कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ शानपुर क्यों नहीं आ जाते? देखती हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे अधूरे काम पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है माँ, शुरुआत कहाँ से करूँ? सुहासिनी से तो आप बात करेंगे ही, लेकिन आपका एक चक्कर शानपुर भी बनता है। शानपुर में हिमांशु तिवारी की पूरी फैमिली है, उसके माँ बाप मनोरमा और सुखीराम, और उसका बड़ा भाई ऋषिकेश। लेकिन हाँ, एक खबर लगी है कि शानपुर में हिमांशु तिवारी के पिता सुखीराम अपनी जायदाद का बंटवारा करने वाले थे, वो भी हिमांशु और ऋषिकेश में आधा आधा। क्या शानपुर में काफी प्रॉपर्टीज है उनकी? करोड़ों की संपत्ति है। पुलिस ने सुहासिनी को बताया हिमांशु की सुपारी दी थी, किसी पेशेवर हत्यारे ने मार डाला उसे। और क्या बोला पुलिस वालों ने? सुहासिनी ने तो इतना ही बताया मुझे। समझ में नहीं आ रहा है मेरे हिमांशु की ऐसे किसके साथ दुश्मनी थी जो। सुहासिनी जी, पहली बात तो ये कि आपने हमें ये नहीं बताया कि आपके पति हिमांशु जमीन के लेन देन का कारोबार भी करते। दूसरी बात, आपने हमें ये भी नहीं बताया कि 15 सितंबर जिस दिन उनका कत्ल हुआ वो दुकान पर गए नहीं थे। शौक या शौक में बताना भूल गई आप? फिर ताना कस रही हैं आप? सर, मैं सच में भूल गई थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे पति की गोलियों से छन्नी लाश पड़ी थी। 15 सितंबर जिस दिन आपके पति हिमांशु का कत्ल हुआ, आपने उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 6 बार कॉल किया। शायद आपने ये जानने के लिए कॉल किया कि वो कहाँ, क्योंकि जब आपके पति हिमांशु ने फोन नहीं उठाया तब आपने दुकान पे भी फोन किया था। सर, वो मेरे पति हैं थे, वो किस वक्त कहाँ है इतना जानने का भी हक नहीं है मुझे। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है ये जानने का कि हिमांशु 15 सितंबर की सुबह अगर दुकान पर नहीं थे तो कहाँ थे? रोज जैसे ही निकले थे, नाश्ता किया और ठीक 9 बजे घर से निकले। रंगोली, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय पापा। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, मैं जा रहा हूँ सुहासिनी, बाय। हाँ सर, मैंने उन्हें ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि हिमांशु खाना खाने के लिए घर पर आएंगे या मैं डब्बा भेजूं दुकान पर हमें तो पता चला है कि आपके पति हिमांशु हर रोज दोपहर को खाना खाने घर पर ही आते थे। सर, वो आते थे, पर क्या एक पत्नी फोन करके पता भी नहीं कर सकती है? ऐसे कैसे बाल की खाल निकाल रहे हैं आप? कैसा इशारा कर रहे हैं आप सर? इशारा नहीं कर रहे हैं, एक बात रख रहे हैं आपके सामने। अगर हिमांशु उस दिन दोपहर में खाने के लिए घर पर नहीं आते तो शायद बच जाते। ये तो सीधा सीधा आरोप हो गया। इतने बेरहम,
कैसे हो सकते हैं आप लोग? 15 सितंबर को आपने अपने पति हिमांशु को 6 बार फोन किया ये जानने के लिए कि वो कहाँ थे। तो 15 सितंबर की दोपहर को जब वो घर पे आए थे तब आपने पूछा होगा कि वो कहाँ थे। सर, वो मेरी बहन संगीता के पति योगेश पांडे के साथ जमीन देखने गए थे। खुश? और क्या पूछना है आपको? यही बात जो आपने अब बताई, पहले नहीं बताई। सर, मैं अभी अभी तो आपको बता चुकी हूँ कि ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी सर, मैं भूल गई थी सर, यहाँ मुझे मेरी बेटी रंगोली के फ्यूचर की चिंता है मुझे। और एक आप है जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहा है कि मैंने तब अपने पति को जानबूझकर घर से बाहर भेजा, मैंने उनकी हत्या करवाई, मैंने हत्यारों को बुलवा के उन्हें मरवाया। सर, पागल है आप या मुझे पागल करना चाहते हैं? सर, हिमांशु पति थे मेरे, सब कुछ थे। ये सुहासिनी जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा छुपा रही। शायद उस दिन सुहासिनी ने यह सुनिश्चित किया था कि हिमांशु रोज की तरह दोपहर को घर आए खाने को और रोज की तरह चाय पीकर दुकान के लिए निकले। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए सुहासिनी के। सर, एक रिक्वेजिशन डाल देती हूँ सुहासिनी के कॉल रिकॉर्ड्स के लिए। और सर, गुप्ता सर शानपुर गए हैं। हिमांशु अपने साड़ू योगेश पांडे के साथ गया था जमीन देखने कत्ल की सुबह, उसे हाजिर करो। जी सर। और इस राजू चौधरी का क्या हुआ जिसका नंबर बार बार फीचर हो रहा है हिमांशु की कॉल लिस्ट? सर, उसकी कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स आनी अभी बाकी है। यहाँ इतना कुछ है। और सुहासिनी का कहना है कि हिमांशु की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई मसला नहीं था। रुचिका, इस सुहासिनी को फिर से खंगालो। किश्तों में इंफॉर्मेशन दे रही है, अपने शो को ढाल बनाकर ढाल के पीछे कुछ छुपा रही। पक्का। आपका शक बेहुदा है। बाबूजी के प्रॉपर्टी में हिमांशु का बराबर का हक था, हक है, और सुहासिनी को वो हक मिलेगा, ये सच्चाई है। आप चाहे जमीन आसमान एक करो, मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। किस बात का सबूत? सुपारी देने का? अपने भाई का कत्ल करवाने का? नहीं, दरार का, रंजिश का। अब जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होते वक्त दो भाइयों में दुश्मनी हो। उनको देखिए, बोलना बंद हो गया मेरे बाबूजी का। सर, जल्द से जल्द पता कीजिए किसने मारा मेरे भाई को, किसने की मेरे माँ और बाबूजी की हालत। ऋषिकेश जी, आपके पास एक से ज्यादा फोन नंबर्स हैं? जी, जितने भी हैं सब लिखवा दीजिए। आप अब भी मुझ पर शक कर रहे हो? दुख भरे भावुक दुखड़े सुनकर फैसले करना सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। हकीकत में सहानुभूति नहीं, सिर्फ सबूत काम करते हैं। आपके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ कि मैंने मेरे भाई को मरवाया? फिलहाल हमारे पास सबूत हो या ना हो, पर आपके पास अपने भाई को मरवाने का ठोस मकसद जरूर था। और कत्ल की तहकीकात में जिसके पास मकसद होता है ना, वो शक के दायरे में होता है, फिर चाहे वो सगा भाई हो, बाप हो या फिर पत्नी हो। मम्मी, जब आप और पापा की लड़ाई होती थी मुझे बहुत रोना आता था। अब लग रहा है कि लड़ाई ही ठीक थी। कम से कम पापा तो यहाँ होते। मुझे पापा की बहुत याद आ रही। मुझे भी बेटा। तो फिर आप उनके साथ इतनी लड़ाई क्यों करती थी? मम्मी, पापा को किसने मार डाला? क्यों मार डाला? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। अनीता यादव? जो नंबर हिमांशु ने राजू चौधरी के नाम से सेव किया था वो दरअसल किसी अनीता यादव का है। एक आदमी अपने मोबाइल में एक औरत का नंबर एक आदमी के नाम से क्यों सेव करेगा? ताकि उसकी बीवी को शक ना हो, पता ना चले। अफेयर शायद सुहासिनी का नहीं, हिमांशु का रहा होगा।
इतने कॉल्स होते रहे हिमांशु और अनीता यादव के बीच में, मतलब रिश्ता करीब ही रहा होगा। लेकिन अनीता यादव ना तो हिमांशु के क्रियाक्रम में आई और ना शोक सभा में। अनीता से ही पूछ लेते हैं, वो बिजी थी या छुप रही थी? ज़मीन मेरी नज़र में आई थी, ये प्रतापगंज शानपुर रोड पर, और मैं पहले भी हिमांशु को इस ज़मीन के बारे में बता चुका था। तो 15 सितंबर को आप और हिमांशु वो ज़मीन देखने गए? जी, ज़मीन के मालिक से बात भी हुई थी हमारी। हमने ज़मीन के सारे कागज़ देखे, काफ़ी यहाँ वहाँ की बातें हुई, और सर अगर आप चाहें तो ज़मीन के मालिक अश्विन जी से पूछ सकते हैं। नंबर दूँ आपको? फ़ोन रिकॉर्ड्स है हमारे पास। आपके और हिमांशु के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपके फ़ोन की लोकेशन 15 सितंबर को प्रतापगंज शानपुर रोड ही थी। तो सर सच ही बोल रहा हूँ ना मैं। हमने कब कहा आप झूठ बोल रहे? और झूठ बोलने की वजह है क्या? बिल्कुल नहीं। 1 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए और करीबन 2 बजे हिमांशु ने मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप किया। आपको ड्रॉप करने के बाद 2:30 बजे हिमांशु घर पहुंचे और फिर 2:55 पर सुहासिनी ने आपको फ़ोन किया। जी हाँ, सुहासिनी ने फ़ोन किया था। वजह? वो सर बस सुहासिनी पूछ रही थी कि हाँ योगेश, आपने और हिमांशु ने नई जमीन देखी थी क्या आज? हाँ सुहासिनी, बढ़िया जमीन है। मैं और हिमांशु सौदा पक्का करने की सोच रहे हैं। अच्छा, वैसे क्यों पूछ रही हो तुम? बस ऐसे ही। तो क्या सुहासिनी भी ज़मीन के लेन देन में हाथ बटाती थी? जी नहीं सर। तो फिर फ़ोन क्यों किया? वो ऐसे ही सर। फिर 3:55 पर जैसे ही हिमांशु घर से निकला, सुहासिनी ने आपकी पत्नी संगीता को फ़ोन किया। सर सगी बहनें हैं दोनों। वो दोनों सगी बहनें, आप सगे जीजा हैं और हिमांशु सगा पति था, जो इस फोन कॉल के दौरान ठीक 4:01 पर 6 गोलियों से भून दिया गया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी कैसे। आप कहना चाहते हैं कि क्या संगीता और सुहासिनी को मालूम था? मालूम था क्या? आप कहना चाहते हैं कि संगीता और सुहासिनी मिलकर हिमांशु को, सर ऐसा क्यों करेंगी वो? यही तो हम जानना चाहते हैं। हमें सुहासिनी पर गहरा शक है। कोई अंधा भी बता सकता है कि सुहासिनी और हिमांशु के बीच में शक की गहरी खाई थी। सर मुझे कुछ नहीं पता। सर मैं एक ब्रोकर हूँ, ज़मीनों की डील करता हूँ। हिमांशु भी यही काम करता था। हमने कुछ ज़मीनें मिलकर खरीदी और अच्छा दाम मिलने पर मुनाफा बांट लिया। संगीता और सुहासिनी बहनें हैं, लेकिन सर वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हम अपनी। सर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हिमांशु और सुहासिनी के बीच में कुछ गलत था। अनीता यादव कौन? कौन अनीता यादव सर? जी वो कुछ वजह से मैं हिमांशु की शोक सभा में नहीं आ पाई। क्या वजह है अनीता जी? वो पर्सनल है। आप कभी हिमांशु की पत्नी सुहासिनी से मिलने नहीं गई, दुख जताने? कोई पर्सनल कारण? मैं सुहासिनी को नहीं जानती, बस उनके बारे में जानती हूँ। पर वो आपके बारे में नहीं जानती? शायद नहीं जानती हो। कैसे जाने? हिमांशु के फोन में तो आप राजू चौधरी हो। ये आपका निकनेम है या इसका भी कोई पर्सनल कारण है? साहब ये अनीता यादव IIM रोड पर चांदनी अपार्टमेंट में रहती है और उसका पति शरद किशोरीपुर में रहता है। अलग हुए? ना साहब, ट्रांसफर पर। अनीता का पति शरद PWD में इंजीनियर है। अनीता और शरद का कोई बच्चा नहीं है साहब। अनीता का पति शरद का किशोरीपुर में पर्चा खोलो। जी साहब, बिल्कुल। अच्छा, उन दोनों शूटर्स का कुछ पता चला? और उस गमछे वाले का? साहब वो दोनों शूटर 101% बाहर के हैं। उन दोनों को अपनी पूरी बिरादरी में किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन वो गमछे वाला तो यहाँ का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है साहब, लेकिन उसने गमछा इतना टाइट बांध रखा है कि इतनी सी भी पहचान नहीं मिल रही है उसकी। सर 15 सितंबर को जब हिमांशु घर से बाहर निकला था 4 बजे, तब पति पत्नी में घमासान झगड़ा हुआ था। पड़ोसी ने बताया? हाँ सर, एडवोकेट रीटा मिश्रा ने। बगल वाला घर उसी का है। देखिए, झगड़े किस जोड़े के बीच में नहीं होते, पर चूंकि ये मर्डर का मामला है इसीलिए बता रही हूँ आपको। रोज होते थे झगड़े? कभी कोई मारपीट? कभी कोई मारपीट ना देखी ना सुनी। और सच कहूँ मैं इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान ही नहीं देती, टाइम ही नहीं है मेरे पास। पर उस दिन मेरे एक क्लाइंट घर आए हुए थे, प्रकाश सिंह, और इन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। रीटा जी, मुझे लगता है ये पॉइंट हमारी तरफ से काम करेगा, इसे उठाना चाहिए। जरूर उठाएंगे प्रकाश जी। और ये पर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो 24 घंटे पूरी जिंदगी रोज का है इनका ये झगड़ा। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था वो ऐसा क्या करता हूँ मैं? क्या तकलीफ देता हूँ तुम्हें? बोलो ना। हम अंदर चलकर काम करते हैं। सारा दिन घर पे बैठ के प्लान बनाती रहती हो, कैसे जान खाई जाए हिमांशु की। झगड़ा बढ़ गया तो मैं प्रकाश जी को लेकर अंदर वाले कमरे में चली गई। हम डिस्कस ही कर रहे थे, यही कोई 10-1 मिनट ही हुआ होगा
तभी पूरी कॉलोनी में चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अरे हिमांशु जी को गोली मार दी किसी ने। ये वही हिमांशु है ना जिसकी आवाज हमने अभी अभी सुनी थी? हाँ हाँ, हिमांशु तिवारी नेबर है मेरा। अरे उनकी आवाज अभी तो आ रही थी। हम कुछ समझ ही नहीं पाए, बस देखा कि सारे लोग कॉलोनी के बाहर भाग रहे थे। रीटा जी, क्या सुहासिनी अपने पति को मरवा सकती है? क्या बोलूं मैं, वैसे सालों से जानती हूं मैं उन दोनों को, दोनों ही डिसेंट हैं, पर लोगों के दिलों में, दिमाग में, घरों में क्या चल रहा है कोई कैसे बोल सकता है? आपको क्या लगता है? आप कह रही थी कि हिमांशु जी 15 सितंबर की सुबह अपनी दुकान पर नहीं गए थे। सोचिए, हिमांशु जी घर लौटे हों, उन्होंने खाना खाया हो और शायद उसके बाद वो अपनी दुकान पर जाना ही ना चाहते हो। शायद ये झगड़ा पैदा किया गया हो जानबूझकर हिमांशु जी को उकसाने के लिए, ताकि उन्हें गुस्सा आ जाए, उनका मूड ऑफ हो जाए और वो रोज की तरह जब बाहर निकलते हैं उसी टाइम पर बाहर निकले और हत्यारे पहले से ही वहां घात लगाकर बैठे हुए हो। देखिए, मैं तो बस एक थ्योरी पेश कर रही हूं, जैसे हम कोर्ट में करते हैं। दैट्स इट। मुझे कोई आइडिया नहीं कि हिमांशु ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में राजू चौधरी करके क्यों सेव किया था। हिमांशु और आप अच्छे दोस्त थे? सिर्फ दोस्त थे। आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं था। हम क्या समझ रहे? यही ना कि हमारा अफेयर था। बिल्कुल नहीं था। वेल, अगर था भी तो इस वक्त हिमांशु तो है नहीं जिससे पूछे, आप ही से पूछ सकते। शादीशुदा होकर भी अकेले थे हम दोनों, इसलिए एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। क्या दुख था आपका और क्या दर्द था हिमांशु का? आप दोनों के इस दुख दर्द से किसी को तो बड़ा दर्द हुआ होगा, आपके पति को या फिर हिमांशु की पत्नी को। आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था सर। हम समझते थे एक दूसरे को, बातें करते थे। सिर्फ बात करते थे, अफेयर नहीं था? मतलब वो क्या कहते हैं कि प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम ना दो, ऐसा? गहरी दोस्ती थी और हाँ, फोन पर लगभग रोज बातें होती थी, चैट पर भी। तो अनीता जी, अगर आप दोनों में सिर्फ अच्छी दोस्ती थी तो उसे दुनिया से छुपाने की जरूरत क्या थी? हमारे बीच ये क्लियर था कि सिर्फ दोस्ती है। दुनिया तो 2 और 2 5 ही जोड़ती है ना। हम बेकार का सरदर्द नहीं चाहते थे, अपने अपने घरों में तनाव नहीं चाहते थे बस। हिमांशु अपनी पत्नी सुहासिनी से नाखुश क्यों था अनीता जी? इतना भी बुरा नहीं हो सकता हिमांशु। अगर रंगोली नहीं होती ना तो हमारी शादी कभी टिकती नहीं अनीता। मैं रोज घर जाता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी रंगोली है, जो मेरी दुनिया है। लेकिन रंगोली को तो तुम दोनों चाहिए ना, और वो भी लड़ते हुए नहीं चाहिए। तुम्हें रंगोली की खातिर सुहासिनी को एक और मौका देना होगा। 12 साल कम नहीं होते अनीता, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। काश मेरी तरह सुहासिनी की जिंदगी में भी कोई आए जो उसे यह समझाए कि मैंने कभी उससे दिल से प्यार किया था। हमारी शादी कोई गलती नहीं थी अनीता। शुरुआत फिर से भी तो हो सकती है ना, नए सिरे से। और कोई गलती नहीं होती जब तक उसे सुधारने की कोशिश होती रहे। तुम नहीं समझोगी क्या होता है रोज। बेल बजाई, सुहासिनी ने दरवाजा खोला और बस शुरू। सुहासिनी को आपके बारे में मालूम था? जी मैं नहीं जानती, और इसलिए मैं हिमांशु के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी। चूर चूर हो गई थी ये सोचकर कि हिमांशु को इस तरह से क्यों मारा गया होगा। तो अनीता जी, क्या ऐसा हो सकता है कि किशोरीपुर में बैठे आपके पति शरद यादव ने आपकी और हिमांशु की दोस्ती को एक अच्छा खासा अफेयर समझ लिया? बोलिए अनीता जी, शरद को मालूम था? शरद ने मुझे कभी भी सवाल नहीं किया हिमांशु के बारे में। सवाल नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि शरद को मालूम नहीं था। अनीता जी, क्या ऐसा हो सकता है कि शरद ने हिमांशु को मरवाया? ऐसा कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं। आप ऐसा सोचती, शायद आपके पति ऐसा ना सोचते। ये हाफिज मलिक और ये यूनुस शेख। कौन से ग्रोह के? कोई माई बाप नहीं इनका। ये तो एक दूसरे के भी नहीं है, लेकिन एक खबर पता चली है कि 15 सितंबर की सुबह प्रतापगंज स्टेशन पे दोनों दिखे थे। दोनों बहुत ही शातिर हैं, काम के लिए फ़ोन भी नहीं रखते हैं। नया काम, नया सिम कार्ड। काम हुआ, सिम कार्ड फेंका।
किसी लॉज वॉज में चेक इन भी नहीं किया, कहीं चाय भी नहीं पीते कि पकड़ सके। बस काम किया, धाएं 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 और निकल लिया, एकदम मक्खन। जावेद, तू और असलम इस इलाके का हीरो होने का दावा करता है, लेकिन अभी तक ये पंटर कौन है इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली तुम्हें। क्या अगर सो रहे हो तुम दोनों? पूरी फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। एक पत्नी जो शायद शकी थी, एक दोस्त जो शायद प्रेमिका थी, लेकिन अब तक हम हिमांशु के हत्यारों तक नहीं पहुंचे। किसी के भी फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत रास्ते पर चल पड़े? बिना फोन कॉल के भी मर्डर की प्लानिंग हो सकती है, हुई भी है। हाँ, होती है। चलो मान लेते हैं कि इस मर्डर की प्लानिंग भी आमने सामने बैठकर हुई होगी। पर गुप्ता, सामने बैठने वाला कौन है, कहाँ है? सर, हिमांशु का भाई ऋषिकेश, शानपुर से। इसके खिलाफ कुछ मिला? इसके फोन रिकॉर्ड से कुछ निकला? बात करो। हाँ ऋषिकेश, बोलो। सर, ये पेशेवर हत्यारे सस्ते तो नहीं आते होंगे ना? क्यों, तुमसे ज़्यादा चार्ज किए क्या, या फिर मार्केट रेट क्या चल रहा है, ये पता करने के लिए हमें फ़ोन किया है। सर, बात मेरे भाई के मर्डर की है, इसलिए मजाक ना करे तो बेहतर है। सुनिए, हमारी एक बहन है दूर की, मीना त्रिपाठी, बेलागर में रहती है। हितेश बेटा, चलो गरम गरम खाना खा लेते हैं। बस मम्मा 2 मिनट। कोई 2 मिनट वो मिनट नहीं। विधवा है मीना। कुछ 1.5 महीने पहले उसने अपने मरहूम पति की प्रॉपर्टी बहुत ही घाटे में बेची थी। और तुम्हें लगता है मीना को पैसे चाहिए थे सुपारी देने के लिए? बस ऐसे ही ख्याल आया, वैसे सबूत नहीं है मेरे पास कोई। इस ख्याल के पीछे का पुलाव क्या है? क्या मीना के पास कोई मकसद था हिमांशु को मरवाने का? हाँ, मीना सबको बताई जा रही थी कि हिमांशु ने उसके साथ बड़ी नाइंसाफी की है। कैसी नाइंसाफी? मीना के पति की 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से ससुराल वालों के साथ जायदाद को लेकर मीना की प्रॉब्लम चल रही थी। मीना के ससुर ने हिमांशु को बंटवारे के बारे में राय देने के लिए कहा, जो कि हिमांशु ने अपनी तरफ से दे दी थी, पर मीना को रास नहीं आई थी। तब से हिमांशु के लिए दिल खट्टा हो गया था मीना का। इतना खट्टा हो गया कि इतनी कीमती प्रॉपर्टी आधे दाम में बेचकर सुपारी के लिए पैसे जुटाए गए। ये मीना त्रिपाठी वाला एंगल गूगली है, फुल टॉस, जिसे ऋषिकेश ने हमारा फोकस भटकाने के लिए हमारी तरफ फेंका। फिर भी चेक करते हैं, इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। बदले की आग लॉजिक कब से देखने लगी? सब ये सुहासिनी में बड़ी अजीब मिट्टी की बनी हुई है, इसे काफी चिकनी चुपड़ी मिट्टी है। शादीशुदा लगती नहीं है आप। जब शादी होगी तब समझोगी। हर पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होती है, और एक आप हो, उसे एक भयंकर साजिश का रंग दे रही हो। कातिल पकड़ने की ताकत नहीं आप में, तो पीड़ित को ही कातिल बताएंगे? सुहासिनी जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप शादी पर लेक्चर मत दीजिए, और दूसरी बात ये कि कौन कातिल है कौन पीड़ित ये हम पता लगा लेंगे। हाल फिलहाल हम ये पता लगा चुके हैं कि आपके पति हिमांशु ने गोली खाने के पहले आपकी डांट खाई थी। और फिर मैंने हत्यारों को फोन किया तुरंत, और फिर चंद मिनटों में वो हमारी कॉलोनी के बाहर भी आ गए। मतलब सीधे आसमान से टपक गए क्या? तुरंत आप हमारे थाने में तशरीफ ले आइए सुहासिनी जी। लगता है आपके घर में कोई करीबी बेवक्त गुजरा नहीं है। वैसे 13 दिनों तक हम घर के बाहर कदम भी नहीं रखते। 13 दिन की पाबंदी आपके ऊपर होगी, आप उसका पालन कीजिए। हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम आपके घर आ रहे हैं। सुहासिनी, तुम्हारी हर रोज की झिकझिक की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कभी नहीं लौटूं, कभी नहीं। तुम्हारे पास कहीं और जाने का ठिकाना जो है, लेकिन एक बात याद रखिए हिमांशु, मैं पत्नी हूं तुम्हारी, और तुम्हारी 11 साल की बच्ची भी है घर में, इसलिए घर आना या ना आना ये कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। और इस घर में ना तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जाओ तुम। अरे मैं कहां जाऊं? मेरे पास तो ऐसा कोई है ही नहीं जाने के लिए, वो तो तुम्हारे पास है। मुझे तो 24 घंटे पूरी जिंदगी तुम्हें झेलना होगा। अरे क्या झेलती हो तुम? ऐसा क्या करता हूं मैं? क्या तकलीफ देता हूं तुम्हें? बोलो ना, एक बार खुल के बोलो। सारा दिन घर पे बैठ के प्लान बनाती रहती हो, कैसे जान खाई जाए हिमांशु की, कैसे जान से मार दिया जाए अपने पति को। तुम फिक्र ना करो, एक दिन ना, और बहुत जल्दी आएगा वो दिन, जब मैं इस घर में वापस लौटूंगा ही नहीं। फिर पूरे सुकून के साथ रहना तुम, ठंडक मिलेगी तुम्हारी आंख को। अरे अब सारा गुस्सा चाय पे निकलेगा? शुक्र करो चाय पे निकाल रहा हूं। चाय पी के जाओ हिमांशु। खुद पी लो, एक काम करो, ठंडी चाय से नहा लो। सर, लगता है ये सुहासिनी बहुत बड़ा गेम खेल रही है, सोच रही है आंसुओं से हमारी आंखों में धूल झोंकेगी। सर, सुहासिनी की बहन संगीता को भी उठाते हैं। ये सुहासिनी हमारी पहली सस्पेक्ट नंबर 1 थी, और अब ये बेलागढ़ की मीना,
हिमांशु की कजन भी आ गई हमारी लिस्ट में। और सर अनिता का हस्बैंड शरद यादव तो जाहिर सा सस्पेक्ट है। जब हमने इस केस की तहकीकात शुरू की तब हमें बताया गया था कि हिमांशु एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। सर शायद वाकई में सीधा साधा इंसान रहा होगा हिमांशु, तभी तो शक नहीं कर पाया कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर सकता है। और अब उसके कत्ल के बाद हमारे हाथों इस साजिश की कोई भी कड़ी नहीं लग रही है। सर ये अनिता दोस्ती वोस्ती कुछ भी बोले, लेकिन ये अफेयर ही रहा होगा। लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मर्डर शायद इस अफेयर से ना जुड़ा हुआ हो, किसी और अफेयर से जुड़ा हो, शायद सुहासिनी के किसी अफेयर से। तो सुहासिनी के कॉल रिकॉर्ड्स डबल स्कैन किए, अफेयर का इशारा तो नहीं हो रहा है। हो सकता है अफेयर वाला फोन अलग हो। फोन नेटवर्क से चेक करती हूँ सर। वैसे सुहासिनी बाहर बैठी है और उसकी बहन संगीता निकल चुकी है सर, ऑन द वे है। दोनों से अलग अलग पूछताछ करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर एक साथ भी। अब पुलिस वालों की शादियां नहीं होती। आप लोग सच में घरेलू पति पत्नी की नोकझोंक समझते नहीं है? पर घरेलू नोकझोंक के बाद किसी पति को गोली मार दी जाए ये हमने नहीं देखा। हमारी नोकझोंक के बाद कोई चांद पर रॉकेट भेजता या कहीं भूकंप आ जाता तो भी आप मुझे ऐसे ही थाने बुलाकर बेकार में बिठाकर हमारी नोकझोंक से कनेक्शन जोड़ते, है ना सर? भूकंप तो आपके परिवार में आया। हमारी नोकझोंक भी उसी परिवार को लेकर होती थी सर। हिमांशु को काम के परे कुछ नजर ही नहीं आता था। ठीक है मेरे लिए ना सही, कम से कम हमारी बेटी रंगोली के लिए तो समय निकालते, पर नहीं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी और आपके पति हिमांशु के बीच में इतने अरसे से, सालों से झगड़ा और नोकझोंक सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि वो रंगोली का वक्त नहीं देते थे? और क्या कारण था सर, आप बताइए ना। कारण था अनीता यादव। कौन अनीता यादव? ये मत पूछिए कौन अनीता यादव, क्योंकि अनीता यादव कौन है ये आपकी बहन संगीता भी जानती। 3:55 पर आपके पति हिमांशु घर से निकले, 4:01 पर उनका कत्ल हो। इन्हीं 6 मिनटों में आपने अपनी बहन संगीता को फोन भी कर लिया। उसके पहले 2:55 पर आपने अपने जीजा योगेश पांडे को फोन किया, 6 बार अपने पति हिमांशु को फोन किया, दुकान पर फोन किया। इन सारे कॉल्स का एक ही मकसद था, अपने पति हिमांशु का झूठ पकड़ना और अनीता यादव का सच जानना। आपकी और आपके पति दोनों के बीच की नोकझोंक, झगड़े की वजह अनीता यादव थी ना। हिमांशु चाय पीकर तो जाओ। तुम पी लो, एक काम करो ठंडी चाय से नहा लो। हाँ सुहासिनी बोल। मुझे लगता है कि योगेश भी झूठ बोल रहा है। तो तुझे लगता है कि योगेश भी जीजा जी का साइड ले रहा है? इधर हिमांशु आग बबूला होकर घर से बाहर निकला और उधर सुहासिनी ने तुम्हें फोन किया। गपशप करने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। दरअसल गपशप करने के लिए ही किया था। बहनें हैं हम दोनों और सबसे अच्छी सहेलियां भी। ये तो हमारी बदनसीबी है कि उसी वक्त किसी ने जीजा जी की हत्या कर दी, और उससे भी बड़ी बदनसीबी ये कि उनके कातिलों का पता लगाने के बजाय आप लोग हमारे जख्मों पर नमक रगड़ रहे, खासकर मेरी बहन के। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई औरत थी और वो ये अनीता यादव थी? सबूत क्या है आपके पास? सुहासिनी जी, अफेयर के सबूत तो आपको मिले हों, तभी तो हिमांशु को मौत मिली। मत कहिए ऐसा सर, मैं तो कभी पता लगा ही नहीं पाई। सर मुझे लगता जरूर था कि कोई है, पर वो कौन है मैं कभी जान नहीं पाई। और आप अब मुझे बता रहे कि कोई थी, वाकई में थी।
आपको कैसे पता चला? वैसे ही जैसे आपको पता चला राजू चौधरी से, जिससे आपके पति हिमांशु की कई बार बात हो गई। राजू चौधरी? रहने दो सुहासिनी, फोन तो छुपा लो, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो ये बेबुनियाद शक है, इसे कैसे छुपाओ? जैसे तुम छुपाते हो अपनी आंखों में किसी और का चेहरा, अपने दिल में किसी और की धड़कन। हमारे बीच में जो ये शक की दीवार बांध ली है ना तुमने सुहासिनी, ये मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि एक दिन चुपचाप इस दीवार को फांद कर कहीं दूर चला जाए, किसी और के साथ एक नया घर बसाऊं। अनीता का नंबर हिमांशु ने राजू चौधरी के नाम से सेव किया था। मैंने ही ऐसा क्यों नहीं सोचा? जिस राजू चौधरी से हिमांशु रोज बात करते थे, रोज, पर मैंने हिमांशु के मुंह से एक बार भी उसका नाम नहीं सुना कभी। आपको कैसे पता चला? वो लोग किसी होटल में मिलते थे, मुझे उसकी तस्वीर दिखा। अब रहने भी दीजिए सुहासिनी जी, आपकी ये नौटंकी आपकी असली तस्वीर दिखा रही। आप हमें उस आदमी की तस्वीर दिखाइए जिससे आपका अफेयर था। बकवास मत कीजिए आप सर। इतने साल तक हिमांशु मुझे बोलते रहे कि मैं शकी हूं, मुझे वहम है, मैं चिड़चिड़ी होती जा रही हूं दिन भर, एक सरदर्द हूं मैं। 6 फोन का क्या मतलब है? तुम 12 फोन करती ना, तब भी मैं नहीं उठाता क्योंकि मैं बिजी था। किसी की भी पत्नी अगर 6 फोन करती ना हिमांशु, तो पति एक बात तो सोचेगा कि 6 फोन क्यों किया, क्या अर्जेंट बात क्या होगी। कितना भी बिजी हो हिमांशु, उसके लिए फैमिली सबसे पहले आएगी, सबसे पहले। तुम किस चीज में बिजी थे हिमांशु? किसके साथ बिजी थे? तुमने अभी तक पता नहीं लगाया है? अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई आज। दुकान पे तो पक्का फोन किया होगा। नहीं, संगीता को जरूर फोन किया होगा। तो उसने बताया नहीं कि मैं उसी के पति योगेश के साथ शानपुर हाईवे के पास वाली जमीन देखने गया था। जमीन देखना बिजी होता है क्या? हाँ हिमांशु, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? सर दर्द। पहले जब तुम मुझ पर 24 घंटे शक करती थी ना, तो मेरे सर में दर्द होता था, लेकिन अब लगता है तुम खुद कितना बड़ा सरदर्द हो। जो भी करती हो, जो भी कहती हो, वो बस शक की कड़वी चाशनी में डूबा हुआ होता है। कितना मीठा बोल रहे हो हिमांशु, कितना मीठा बोल रहे हो। कहां से सीखा तुमने ऐसा बोलना? हाँ, क्या नाम क्या है उस मैडम का जिसने सिखाया तुम्हें? नाम बताकर तुम्हारी नींद क्यों हराम करूं? तुम सिर्फ इतना समझ लो कि उसका नाम सुहासिनी नहीं है। और हाँ, मैं उसी के साथ था। हम दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे कि कैसे एक हुआ जाए। मैं तो एक अरसे से प्लान कर रहा हूं, बस उसको अंजाम देने के लिए सही मौका ढूंढ रहा हूं। हाँ सच है, ढूंढ ही रहे होंगे तुम। किसी को अगर जीते जी नर्क में जाना हो ना, तो मैं उसे अपनी जिंदगी दे दूं। मैं हिमांशु से लड़ी थी क्योंकि मुझे लगभग यकीन था कि हिमांशु योगेश के साथ नहीं था। सुहासिनी के दिमाग में एक शक घर कर गया था कि जीजा जी का किसी से कोई अफेयर चल रहा है। और उस दिन दोपहर का फोन किस बारे में था? पता करने कि मेरे पति योगेश झूठ तो नहीं बोल रहे। सुहासिनी, अब ये थोड़ी ज्यादा ही जाती नहीं हो रही है? संगीता, जाती मेरी जिंदगी के साथ हो रही है। हिमांशु तो कई बार कह चुके हैं मुझे कि वो मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे। पर योगेश जीजा जी का साथ क्यों देंगे? शायद मर्दों की सोच ही ऐसी हो, एक दूसरे के अफेयर्स छुपाओ। तो अब तुम योगेश पर भी अफेयर का आरोप लगा रही हो। सुहासिनी, असलियत में जीना सीखो, ये वहमों के कैद खानों से बाहर निकलो। हिमांशु ने ये सब कहा है मुझे। संगीता, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ तुम्हें। पर सुहासिनी, तुमने कभी सोचा है जीजा जी ने खुद सामने से आकर ये बात नहीं कही होगी? हमेशा किसी झगड़े के आखिर में ये बात कही होगी, और झगड़ा हमेशा तुम ही शुरू करती हो। तुम भी उसी का साथ दे दो, जाओ तुम। ये वहम, ये अफेयर वाला शक कब पैदा हुआ? कब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन
काफी वक्त से था जरूर। संगीता, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, और क्या छुपा रही हो? क्या मतलब है आपका? तुम्हारी बहन सुहासिनी दूध की धुली है या फिर वो भी अफेयर का इत्र लगाती थी? ये क्या बेहुदा बातें कर रही है आप? तो मैं गलत नहीं थी? पूरी तरह सही भी नहीं थी आप। हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं अपने वहम को दूर करने के लिए आपने अपने पति हिमांशु को तो दूर नहीं कर दिया? मैंने नहीं मारा हिमांशु को सर। मैं कितनी बार वही बात बताऊं आपको? अरे सुहासिनी भाभी जी, अरे हिमांशु जी को गोली मार दी किसी ने। भाभी जी क्या हुआ? अरे हिमांशु जी को गोली मार दी किसी ने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे भैया कहाँ जा? अरे कॉलोनी के बाहर पड़े हुए खून बह रहा है। हाँ। कहाँ? मैं एम्बुलेंस में प्रार्थना करती रही कि हिमांशु बच जाए। अपने आप को कोसती रही कि क्यों झगड़ा किया मैंने हिमांशु के साथ। कितनी बार सोचा मैंने कि काश झगड़ा नहीं किया होता मैंने उनके साथ। शायद वो उस दोपहर को घर पर आराम करना चाह रहे थे, बस झगड़े की वजह से वो गुस्से में निकल गए। नहीं चाहते तो बच जाते, पर एक ना एक दिन वो जाते मुझे छोड़कर, रंगोली को मुझसे छीनकर। किसके साथ जाते हैं ये मैं कभी पता नहीं कर पाती। सर, आप इस अनीता यादव से मिले हैं ना? कब शादी करने वाले थे वो? शायद आपको शादी की तारीख पता चल गई थी, इसलिए हो सकता है कि इससे पहले के दोनों शादी करते आपने हिमांशु की सुपारी दे दी। आपको हथियारों से किसने मिलवाया? गिरोह का सरदार कौन था? आप पता लगाइए ना, जैसे आपने अनीता यादव का पता लगाया। सर, मैं जाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। सुहासिनी तिवारी काफी अच्छे से दर्शाती है उसका सदमा, उसका चौंक जाना, पर अभी भी वो अपना असली चेहरा दिखा रही है या अभी भी मुखौटा पहने हुए, ये तय कर पाना मुश्किल है। सर, फोन नेटवर्क कंपनी से जवाब आया है। सुहासिनी के नाम पर कोई भी दूसरा नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। हो सकता है इस अफेयर में कोई फोन इस्तेमाल ही ना हुआ। सुहासिनी अपने प्रेमी से चुपचाप मिलती रही। पीछा करो। सर, सुहासिनी की बेटी रंगोली से अलग से बात करें? नहीं रुचिका, वो बच्ची है, रहने देते। पहले हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ ठोस हाथ लगा तो फिर बात करेंगे। हिमांशु की कजन मीना त्रिपाठी, उसका क्या हुआ? सर, मीना त्रिपाठी के कॉल रिकॉर्ड्स तो ठंडे हैं। गुप्ता सर का मैसेज आया था, वो बेलागढ़ में मीना त्रिपाठी तक पहुंच गए। हिमांशु मेरा कजन था, जाहिर है उसकी मर्डर की खबर सुन के मुझे बुरा लगा है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हैं? ये गमछाधारी मास्टरमाइंड लगता है, और इन दोनों शूटर्स ने हिमांशु पर गोलियां चलाई थी। प्रोफेशनल काम करने वाले लगते हैं, काफी बड़ी रकम लेते हैं मर्डर की। तो आपके स्वर्गवासी पति की एक जमीन थी रामाबाद में, जो आपने पिछले महीने बेची। उसका इन पेशेवर हत्यारों से क्या ताल्लुक है? आप सीधे सीधे बताएंगे क्या टेढ़ा सोच रहे हैं? जमीन के बंटवारे को लेकर आपके अपने ससुराल वालों के साथ अनबन थी। काफी जानकारी निकाल कर आए हैं आप। बिल्कुल, जमीन के बंटवारे में अपनी राय देने के लिए आपके ससुर ने हिमांशु को बुलाया था, और हिमांशु ने जो राय दी वो आपको नाइंसाफी लगी, और जमीन बेचने के ठीक 1 महीने के बाद इन महंगे शूटर्स ने हिमांशु को शूट कर दिया। अब बोलिए। हिमांशु के साथ मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। हाँ, वो बंटवारे का फैसला खटका था मुझे। मेरे सर पे मेरी बेटी की जिम्मेदारी, इसलिए अपने ससुराल वालों के सामने कुछ मांगे रखी थी मैंने। 50-50 हो रहा है मीना, इसमें नाइंसाफी कहाँ हुई है? तकदीर ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मेरे पति को मुझसे छीनकर। आप लोग थोड़ा बड़प्पन नहीं दिखा सकते? मेरी हालत नहीं देख सकते? इस घर की विधवा हूं मैं, बेवक्त हुई विधवा। लेकिन मीना बेटा, हम राजेश के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। राजेश जवान है, अभी अभी नौकरी शुरू की है, पूरी जिंदगी रखी है उसके सामने, लेकिन मुझे मेरी नई जिंदगी ढूंढनी है। लेकिन मीना, तुम्हारे पति रुपेश ने जिंदगी भर जो भी कमाया, जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए, वो सब तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम पर ही है ना। उसमें से तो कोई भी हिस्सा ये परिवार तुमसे नहीं मांग रहा, क्योंकि वो गलत भी होगा। लेकिन केशव अंकल की प्रॉपर्टी पर राजेश और रुपेश दोनों भाइयों का बराबर का हक बनता है। नाखुश हुई, लेकिन लड़ी नहीं। जो होना था हो गया।
मामला खत्म है। हिमांशु भी खत्म है। क्या ये मामला, ये रंजिश हिमांशु से थी? इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी ना, और इस किराए के मकान में एक कूलर तक नहीं है, और मैं हिमांशु के खिलाफ भड़ास निकालने जमीन बेचकर उसके कत्ल की सुपारी दूंगी। कितने की सुपारी दी थी? किसने उठाई थी सुपारी? जमीन के पैसे सारे एफडीज में हैं, शॉर्ट टर्म। जैसे कोई ढंग का सस्ता फ्लैट मिल जाता है बेलागढ़ में, उन एफडीज को तुड़वाकर खरीद लूंगी। हिमांशु अगर दखल नहीं देता तो शायद आपको एक बड़ा हिस्सा मिल सकता था। किराए के मकान की जगह एक बड़ा आलीशान घर हो सकता था। कूलर तो छोड़िए, घर के अंदर एक एसी हो सकता था। हिमांशु अगर दखल नहीं देता तो शायद आपको एक बड़ा हिस्सा मिल सकता था। किराए के मकान की जगह एक बड़ा आलीशान घर हो सकता था। कूलर तो छोड़िए, घर के अंदर एक एसी हो सकता था। मेरे पति रुपेश को छीनकर अगर तकदीर दखल नहीं देती तो हिमांशु की या किसी की भी दखल की गुंजाइश ही नहीं होती। और मुझे कितने भी लाख क्यों ना मिल जाते, रुपेश तो वापस नहीं आता ना। वैसे बदले के सुकून का कोई मोल नहीं होता। मेरा 10 साल का बेटा है, मेरी जान है वो। इतना संगीन जुर्म करके मैं उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आप गलत गलियां छान रहे हैं। जो गलियां हम छान रहे थे, अगर वो गलत थी तो वो कौन सी सही गली थी जहां हमें इस कत्ल की जड़ मिलती, और उस गली तक हम पहुंचते कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल तलवार बनकर लटक रहा था हमारे सर पर। अनीता यादव के पति शरद यादव के खिलाफ भी हमें कोई संदेहजनक सुराग नहीं मिल रहा था। केस की शुरुआत से लेकर अब तक सुहासिनी ही मुख्य संदिग्ध रही थी, और अब भी थी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ भी कील ठोकने वाला कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ये दोनों शूटर हाफिज और यूनुस कई गैंग के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल हवा है। किसी भी गैंग के पास कोई खबर नहीं इनकी। और एक गमछाधारी, ये सामने से निकल भी जाएगा और हम लोग यूं ही खड़े बात करते रह जाएंगे। कमाल है तुम लोगों का खबरी नेटवर्क। शूटर्स को तो छोड़ो, सुहासिनी पर क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो तुम लोग? जीरो। साहब एक गोली डालूं क्या? अभी तक तो सारे 9 बॉल डाले तुम लोगों ने। बोल। अरिहंत कॉलोनी के बाहर सुहासिनी के घर पर नजर रखे हम लोग। वो खुद तो कहीं आती जाती है नहीं, तो हमें लगा कि हो सकता है कि कोई इससे मिलने के लिए आता हो। तो कोई आता है? देखा तुम लोगों ने? सुहासिनी के नहीं साहब, सुहासिनी के घर के बगल वाले घर में एडवोकेट रीता मिश्रा के यहाँ प्रकाश सिंह लगभग डेली आता है। प्रकाश सिंह? जी मैडम। सर, ये वही प्रकाश सिंह है जो रीटा मिश्रा के मौजूद था जब हिमांशु और सुहासिनी के बीच में झगड़ा हो रहा था। और सर, शूट आउट के बाद भी क्राइम सीन पर ये दौड़ा दौड़ा आया था एडवोकेट रीटा मिश्रा के साथ। साहब प्रकाश सिंह का एक जमीन का मैटर है। एडवोकेट रीता मिश्रा के यहाँ वो इसी सिलसिले में आता है। और हिमांशु भी तो जमीन की डीलिंग करता था। वो तो आपने सुहासिनी के किसी प्यार का पता लगाने के लिए बोला था, तो मैंने सोचा कि रोज आते आते हो सकता है प्रकाश और सुहासिनी का कहीं कोई टाका पीट हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रकाश का कोई पुराना लफड़ा हो हिमांशु के साथ जमीन को लेकर के। और होने को तो ये भी इत्तेफाक लगता है कि ठीक कत्ल की दोपहर प्रकाश सिंह वहीं था रीता के घर पे। सर, ये रीटा मिश्रा ने मुझे बताया था कि कत्ल के ठीक पहले हिमांशु और सुहासिनी के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ था। और फिर उसने एक थ्योरी भी पेश की थी कि शायद सुहासिनी ने यह झगड़ा जानबूझकर किया ताकि हिमांशु घर से बाहर जाए और मारा जाए। ये झगड़ा जानबूझकर किया गया हो हिमांशु जी को उकसाने के लिए, ताकि उन्हें गुस्सा आ जाए, उनका मूड ऑफ हो जाए, और वो रोज की तरह जब बाहर निकलते हैं उसी टाइम पर बाहर निकले। सब बात तो बिल्कुल फिट बैठती है। ये रीटा मिश्रा मुझे उस दिन ऐसे जानकारी दे रही थी जैसे कोई कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करके दलीलें पेश करता। पर हमें गुमराह करके रीटा मिश्रा को क्या मिलेगा? सर, ये प्रकाश सिंह रोज एडवोकेट रीटा मिश्रा से मिलता है, वो भी उसके घर पर दोपहर में। सर ये हो सकता है कि प्रकाश सिंह और एडवोकेट रीटा मिश्रा इन दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची हो। या तो ये रीटा मिश्रा इस सारी साजिश में शामिल है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है ये एडवोकेट रीटा प्रकाश सिंह की जमीन का मसला हैंडल कर रही थी, पर उसे इस बात की भनक ही ना हो कि प्रकाश और सुहासिनी के बीच कुछ चला था, या फिर हिमांशु और प्रकाश के बीच कोई पंगा। सर, इन दोनों संभावनाओं में जैसे ही हिमांशु घर से बाहर निकला होगा, इसकी जानकारी बाहर फील्डिंग कर रहे हत्यारों को दी गई होगी कि टारगेट निकल चुका है। एक बार फुटेज फिर से देखते हैं। ये यूनुस और हाफिज, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखो, साफ दिख रहा है कि दोनों कंफ्यूज हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि गोली कहाँ चलानी है, किस पर चलानी है। जब तक इनका ये मास्टरमाइंड गमछाधारी ने इशारा नहीं करता, उसके बाद ये गोली चलाते। अब इस गमछाधारी को किसी ने मैसेज किया या फ़ोन किया, ये हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो इस वक्त फ्रेम में नहीं है। सर, इस प्रकाश सिंह और उसके एडवोकेट रीटा मिश्रा
दोनों की फाइल्स बनाते हैं, दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड स्कैन करते हैं, एक एक डिटेल्स निकलवाते हैं। अगर कुछ भी हुआ तो ज़रूर सामने आएगा। प्रकाश सिंह का छोटा सा बिजनेस है यहीं अपने प्रतापगंज में। प्रकाश सिंह के मरहूम बाप दीनानाथ सिंह ने धंधा जमाया था, पर उसके टाइम से एक ज़मीन है, अच्छी प्रॉपर्टी है, जो कोर्ट के मामले में फंसी पड़ी है। एक ट्रस्ट थी गरीब औरतों को खैरात देने वाली, जिसकी कमेटी में ये प्रकाश का बाप दीनानाथ मेंबर था। जैसे जैसे साल गुजरे दीनानाथ करता धरता बन गया उस ट्रस्ट का, और वो प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली। ट्रस्ट का काम बंद पड़ा है सालों से, दीनानाथ भी चल बसा। फिर उस जमीन की देखभाल प्रकाश करने लगा। अब ट्रस्ट की कमेटी ने उस जमीन को लेकर केस ठोक दिया प्रकाश पे। इसी प्रॉपर्टी के केस में इस प्रकाश सिंह की वकील एडवोकेट रीता मिश्रा है। प्रकाश को रीटा टाइम टू टाइम सलाह देती हैं इसी केस पर। दरअसल सालों से रगड़ रहा है ये मामला। इसी केस के चक्कर में प्रकाश सिंह का रीटा के घर लगातार आना जाना लगा रहता है। ये हिमांशु भी प्रॉपर्टी की डीलिंग करता था। इस प्रकाश सिंह का उससे कोई कनेक्शन? हम भी वही देख रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई कड़ी जुड़ी नहीं है। एडवोकेट रीटा मिश्रा, इसकी क्या स्टोरी है? सर रीटा मिश्रा सिर्फ हिमांशु की पड़ोसन थे, और उसके कत्ल से रीटा मिश्रा को कोई फायदा होने वाला था, ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब प्रकाश सिंह के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, उसके पड़ोसियों से भी बात की, और अरिहंत कॉलोनी में सुहासिनी के अड़ोस पड़ोस में भी बात की। दोनों के बीच में एक बार भी हाय हेलो भी नहीं हुई है। इस प्रकाश सिंह और हिमांशु के बीच भी कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। नहीं सर, ऐसे किसी प्रकाश सिंह को मैं नहीं जानता, और ना ही इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के बारे में सुना है। रीटा मिश्रा को जानते हैं? जानता नहीं हूँ, नाम सुना है। हिमांशु की पड़ोसन है, वकील है शायद कोई सर। और ये प्रकाश उसका क्लाइंट है उसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में। जब 15 सितंबर की दोपहर को हिमांशु सुहासिनी से झगड़ा करके घर से बाहर निकला, और जिस वक्त उस पर हमला हुआ तब ये प्रकाश रीटा के घर में मौजूद था। सर आप कहना चाह रहे हैं कि उसने हिमांशु को मरवाया? अभी नहीं कह रहे, पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में कोई दम है, क्योंकि इस प्रकाश का ना तो हिमांशु से, ना उसकी बीवी से, और ना ही फैमिली के बाकी किसी मेंबर से कोई कनेक्शन दिख रहा है। सर ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि जब हिमांशु पर गोली चली तब प्रकाश सिंह आसपास था, और ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है कि प्रकाश सिंह की जमीन का मामला कोर्ट में अटका था और हिमांशु प्रॉपर्टी डीलर था। और अनिता यादव और उसका पति शरद यादव, उनसे कोई कनेक्शन हो सकता है? सर अभी तक तो नहीं दिख रहा। हाँ असलम बोल। ये प्रकाश सिंह का हिमांशु और सुहासिनी के साथ क्या कनेक्शन है इसका तो पता नहीं चला साहब, लेकिन इस प्रकाश सिंह का गोली और बंदूक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है साहब। बंदे के पास लाइसेंस्ड गन है। किससे खतरा है प्रकाश को? लंबी कहानी है साहब। 2010 में प्रकाश सिंह का गन का लाइसेंस इशू हुआ था, और 2011 में एक ऐसा वाकयात हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बोल असलम, हम चौंकने के लिए मरे जा रहे हैं। इस प्रकाश सिंह की जो प्रॉपर्टी है ना साहब, कोर्ट में जो फंसी हुई है, उस प्रॉपर्टी पर शूट आउट हुआ था। बलराम, 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 बलराम चौहान मारा गया। निशाना प्रकाश सिंह था। 6 साल पहले की बात। इस हमले का हिमांशु या उसके मौसा से कोई कनेक्शन था? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन ये खबर हमें एक पुराने हिस्ट्री शीटर ने दी है। शूट आउट की लोकेशन प्रतापगंज है, तो किसी न किसी थाने में केस जरूर दर्ज हुआ होगा। गुप्ता, 2011 का केस है शूट आउट। निकलाओ केस फाइल। मैं क्राइम सीन के आसपास के सभी थानों से शुरुआत करता हूँ। असलम, पूरा जोर लगा दो, अपनी सारी फौज लगा दो इस काम के पीछे। पता करो इस प्रकाश सिंह का हिमांशु से, या उसकी बीवी सुहासिनी से, या अनिता यादव, या उसके पति शरद यादव से कोई भी कनेक्शन। रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन। बात सिर्फ लाइसेंस बंदूक की होती तो शायद हम प्रकाश सिंह के पीछे इतने हाथ धोकर नहीं पड़ते, पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर इस शूट आउट की खबर ने हमारे कान खड़े कर दी। हम लगभग पक्का थे कि प्रकाश सिंह का हिमांशु के कत्ल के वक्त क्राइम सीन के आसपास होना महज एक इत्तेफाक नहीं था, पर इससे पहले कि प्रकाश सिंह की पूरी कुंडली हमारे सामने खुलती, हिमांशु के शूट आउट की साजिश का एक पन्ना हमारे हाथ लगा। कौन है संजय राजपूत? नया कौला पंटर है, पर नारायण नगर में बतौर गुंडा उभर रहा है। हिमांशु तिवारी के मर्डर में इसकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इसका एक पुराना साथी है बंटी सिंह। मेरा बंदा उस बंटी सिंह से मिला था, तो बंटी सिंह बोला
कि 16 सितंबर की सुबह से ये संजय राजपूत अंडरग्राउंड है। संजय और बंटी दोनों की डिटेल्स निकलवाओ और तुरंत भेजो। चल बंटी सिंह जी, चल चाय खत्म कर और चुपचाप जाके पीछे वाली गाड़ी में बैठ जा। अरे साहब मैंने किया क्या है साहब? संजय राजपूत कहाँ है बंटी? संजय मुझे नहीं पता साहब। जी, मैं अनीता यादव। मतलब राजू चौधरी? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बंदूक नीचे। बोल किसने भेजा है तुझे, वरना भेजा उड़ा दूंगा तेरा। मैं तो बस आपको देख रहा था। नहीं, कोई हथियार नहीं है। किसने भेजा है तुझे मुझ पे नजर रखने? बोल। पुलिस का खबरी हूं मैं। पुलिस मेरे पीछे क्यों है? पुलिस ने आप पे नजर रखने के लिए कहा था। पुलिस मुझ पे नजर क्यों रखवा रही है? हिमांशु तिवारी मर्डर केस के सिलसिले में। हिमांशु तिवारी? हिमांशु तुमसे बहुत प्यार करता था। एक सर्टिफिकेट ले आती साथ में। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ दोस्त थे। हाँ, राजू चौधरी, मुझे तुम्हारी हर बात पर पूरा यकीन है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि हिमांशु ने मेरा नंबर किसी और के नाम से सेव किया है। लेकिन ये तो पता था ना कि तुम एक घर तोड़ रही हो, एक बच्ची को अपने बाप से अलग कर रही हो। पता था ना तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने कहा ना तुमसे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ दोस्त थे बस। 12 साल से साथ में हूँ हिमांशु के, उसके हर दोस्त को जानती हूँ। पुलिस को भी यही शक था कि मेरा और हिमांशु का अफेयर था, लेकिन ये सच नहीं है। और सुहासिनी, हिमांशु तुमसे नाखुश नहीं था। वो तो बस तुम्हारी शक करने की वजह से परेशान था। वो तुम्हारे और रंगोली के साथ एक सुखी जीवन बसर करना चाहता था। और सुहासिनी, मैं भी शादीशुदा हूं। हम दोनों बस बातें करते थे, कभी शादी वादी का ख्याल तक नहीं आया। शायद हिमांशु की मजबूरी रंगोली थी, तुम्हारी मजबूरी तुम्हारा पति। किसी की कोई मजबूरी नहीं थी। हिमांशु बस तुम्हारी शक करने की वजह से परेशान था। उसे लगता था कि तुम उस पर यकीन ही नहीं करती। वो हमेशा चाहता था कि वो वक्त कभी वापस आ जाए जो तुम दोनों ने साथ में बिताया था शादी के शुरुआत के सालों में। मैं भी एक औरत हूं, महसूस कर पाती थी जब वो बातें करता था तुम्हारे बारे में कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। हिमांशु का तुम्हारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, कभी नहीं। लेकिन शक और प्यार धूप और छांव जैसे होते हैं, एक साथ कभी नहीं रह सकते। चलती हूँ। अरे साहब, दोबारा क्या देखना? ये संजय ही है, बचपन से देखा है इसे। अब कहाँ दिखेगा? अभी का नहीं पता साहब, पर अपने नारायण नगर में तो नहीं है। कुछ दिन पहले अचानक से हवा हो गया। 16 सितंबर से? हाँ साहब, उसी दिन से। ये यूनुस शेख और ये हाफिज मलिक, दोनों पेशेवर हत्यारे और तुम्हारे बचपन के दोस्त संजय राजपूत ने इन दोनों से एक हत्याकांड करवाया। एक मासूम आदमी की जान ली गई, हिमांशु तिवारी की। और ये है हिमांशु तिवारी। हाँ साहब, ये अखबार में आया तो था, टीवी पर भी देखा था मैंने। साहब फिर भी पुलिस के पास नहीं आया? अरे साहब, तब ध्यान नहीं आया। तेरा बचपन का दोस्त संजय राजपूत, जिसने गमछा पहना हुआ है, अखबार में उसकी फोटो देखी होगी, टीवी पर सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, सब कुछ देखने के बाद भी तो पुलिस के पास नहीं आया? साहब, मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी बीए पास हो जाएगा और मर्डर वर्डर करने लग जाएगा। तेरे बीए में पीएचडी छोड़ और ये बता,
तू कौन से घराने का कलाकार है? हाँ, गुरु कौन है तेरा? साहब मैं और संजय साथ में काम करते थे, हफ्ता वसूली करते थे ठेले वालों से। फिर वो साला संजय दुर्जन भैया के साथ काम करने लग गया और मुझे कभी मिलवाया भी नहीं। अब ये दुर्जन भैया कौन है? दुर्जन भैया ना भाई लोगों के भी भाई हैं, बॉस हैं वो। तेरे इस गुरु का गुरुकुल का है? साहब फिलहाल तो आप लोगों के ही मेहमान है वो आज। सेंट्रल जेल से हुक्म चल रहा है, जब जब कोर्ट में पेशी होती है ना, संजय दौड़ा दौड़ा आता चरण स्पर्श करने उनके। तो सुपारी दुर्जन ने ली होगी और उसने आगे दी होगी संजय को। ये सब क्या हो रहा है मैडम? मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है? ये क्या कह रहा है आपका खबरी? हर किसी से हथियार तान कर बात करते हो। पहले आप मुझे ये बताओ कि मुझ पे नजर रखने के लिए किसने सुपारी दी है आपको? पिद्दी सा हथियार क्या रख लिया जेब में, तमीज घर भूल आए हो। आप बैठे चुपचाप। सर, ये दुर्जन सिंह काफी कुख्यात गैंगस्टर है। 3 स्टेट्स में गैंग फैली है इसकी। 10 साल से जुडिशियल कस्टडी में, अनगिनत केसेस ठुके हैं इस पर। प्रकाश सिंह ने हिमांशु तिवारी का काम इस दुर्जन सिंह से ही करवाया होगा। सर, प्रकाश सिंह बाहर ही बैठा है। क्या बात है सर? आजकल आप लोग किसी सुनसान जगह नहीं ले जाते, यहीं पे थाने में एनकाउंटर कर देते हैं। इस हथियार का लाइसेंस सरकार ने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए दिया, बदतमीजी ने। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मुझ पे नजर क्यों रखी जा रही है? क्योंकि तुम हिमांशु तिवारी मर्डर केस में सस्पेक्ट हो। उस दिन तुम हिमांशु के पड़ोस में इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे। इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड तुम हो प्रकाश। क्या? अब तो पक्का है सर, किसी ने खूब सारे मिठाई के डिब्बे भेजे हैं यहां पर, वो भी दिवाली से पहले, और आप लोगों से ये कहा है कि ये जो प्रकाश सिंह नाम का बंदा है ना, उसे बुरी तरह से फंसा दो। प्रकाश सिंह, तुम तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले, बहुत वक्त लगा हमें तुम तक पहुंचने में, पर देखो आखिरकार पहुंच गए ना। अब तुम्हारी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने, और तुम्हारी हिस्ट्री के पन्नों पर बलराम चौहान का नाम भी शामिल है, वही काशी ठाकुर का गुंडा। काशी ठाकुर तो मारा गया 2009 के एनकाउंटर में, पर काशी ठाकुर के साथ तेरा बड़ा गहरा संबंध रहा है ना? हाँ प्रकाश, बैठ। मैं ये गन जरूर रखता हूं अपने साथ, लेकिन गोली वोली नहीं चलाई लोगों पे। ये हथियार, ये लाइसेंस, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है। जावेद की कनपट्टी पे जो घोड़ा रखा था, वो कौन सी सुरक्षा थी? कारण है साहब, और हम वो कारण जानना चाहते हैं। आपने 2011 में हुए शूटआउट के बारे में पता तो करवाया, जिसमें बलराम मारा गया था, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि 2012 में भी एक शूटआउट हुआ था, वो भी ठीक मेरे घर के बाहर ही। हाँ, तब मैंने 4 गोलियां चलाई थी जवाब में, सिर्फ अपने बचाव के लिए। तुम काशी ठाकुर के लिए क्या काम करते थे? कोई काम वाम नहीं करता था मैं काशी ठाकुर से सिक्योरिटी मांगने गया था, मेरी जान को खतरा था। अब खतरा छू भी नहीं सकता तुझे, और डरने की कोनो जरूरत भी ना है। हमारे आदमी सिक्योरिटी बन के खड़े रहेंगे तुम्हारे पास, 24 घंटे साथ होंगे। तेरी जो प्रॉपर्टी है वहां हमारा आदमी बलराम, ये बलराम अपना गोडाउन बनाएगा, हलचल रहेगी, लोगों का आना जाना रहेगा, उसमें तेरी सुरक्षा बनी रहेगी। अगर तुम्हारी जान को वाकई खतरा था और तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत थी, तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, लेकिन तुम गए एक गुंडे के पास। सर, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी हिमांशु तिवारी मर्डर केस में, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? किसी खबरी को क्यों लगाया मेरे पीछे? ज्यादा स्मार्ट ना बनो प्रकाश सिंह। हमारी क्या औकात ये स्मार्ट वार्ड बनने की? स्मार्ट तो आप पुलिस वालों की ये वर्दी बना देती है लोगों को। जानते हैं, मुझ पर जब हमला हुआ था तो वो लोग भी वर्दी में थे। किसी के बाप को पता नहीं चला कि वो लोग पुलिस वाले नहीं, गैंगस्टर है। ये हमला हिमांशु ने करवाया था तुम पर? नहीं सर, देखिए, मैंने पहली बार हिमांशु तिवारी के बारे में 15 सितंबर को सुना,
और देखा भी उसे पहली बार 15 सितंबर को ही, वो भी जब वो बेचारा मरा पड़ा था। मेरा हिमांशु तिवारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था सर। तो फिर काशी ठाकुर से तुमने प्रोटेक्शन क्यों ली? और उसके एनकाउंटर के बाद दुर्जन सिंह से ली, और दुर्जन सिंह को सुपारी दी हिमांशु को मारने के लिए। क्या क्या क्या? मैंने दुर्जन सिंह को सुपारी दी हिमांशु को मरवाने की? मैडम, आप लोगों का बहुत बड़ा वाला क्रॉस कनेक्शन लगा है क्या सर? आपने इतना कुछ पता करवाया मेरे बारे में, लेकिन यह पता नहीं कराया कि मुझ पर जो हमले हुए थे वो दुर्जन सिंह ने ही करवाए थे, मेरी उसी प्रॉपर्टी के लिए जिस पर अभी भी केस चल रहा है। और मैं काशी ठाकुर से मदद इसीलिए मांगने गया था क्योंकि दुर्जन सिंह और काशी ठाकुर जानी दुश्मन थे। दुर्जन सिंह मुझे बहुत परेशान कर रहा था, धमकी दे रहा था मेरी प्रॉपर्टी छोड़ने को। क्या है? अरे कौन हो तुम लोग? कहां लेके जा रहे हो? मुझे बंदूक की नोक पे लाया गया दुर्जन सिंह से मिलवाने। पैर छुबे तू सुना नहीं? सुना वो ट्रस्ट वाली जमीन बहुत सरदर्द बनी हुई है तेरी। जी। तुझे कल ये गोली देगा सरदर्द की। इसका नाम संतराम शर्मा है। कल तू अपनी सारी जमीन इसके नाम कर दे, ये ट्रस्ट को खुद ही चुप करवा देगा। लेकिन मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता हूँ। ये बेचने को कौन बोल रहा है? सिर्फ मेरा नाम ट्रांसफर करना है। कल का मुहूर्त अच्छा है, कल ही जमीन ट्रांसफर करवा लेते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वो जमीन मेरी है तो मैं फ्री में आप लोगों को क्यों दे दूं? क्योंकि हम ऐसा कहते हैं और हमारा नाम दुर्जन सिंह है। मैं ये जमीन छोड़ना नहीं चाहता। जब जान ही नहीं रहेगी तो जमीन का क्या करेगा? इसी दुर्जन की धमकियों की वजह से मैं काशी ठाकुर से मदद मांगने गया था। मजबूरी थी वो मेरी सर, और कुछ नहीं। तब भी दुर्जन सिंह ने मुझ पर हमले करवाए। पहली बार मेरे बदले वो बलराम मारा गया और दूसरी बार सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी दुर्जन मुझे और मेरे बदले वो हिमांशु? प्रकाश ने जब हमें बताया कि वो 2 बार पहले भी दुर्जन सिंह के हमलों से बच गया था, तब हमें और प्रकाश को भी ये बात खनकी कि क्या तीसरी बार भी वो अपनी मौत को टाल पाया। सर ये शूटआउट से एक दिन पहले का फुटेज है। ये फुटेज हमने पहले भी देखा, लेकिन तब हमारा फोकस प्रकाश पर नहीं था। ये प्रकाश रोज लगभग 2 बजे रीटा के घर जाता था और ठीक 4 बजे वहाँ से निकल जाता था, हिमांशु के निकलने से कुछ देर पहले। लेकिन 15 सितंबर को हिमांशु प्रकाश से कुछ देर पहले निकल गया था। और गुप्ता, फुटेज में एक चीज़ और नोटिस की, हिमांशु और प्रकाश दोनों की बाइक तकरीबन एक जैसी। सर 2011 का बलराम चौहान मर्डर केस और 2012 में शूटर्स ने पुलिस वर्दी में जो प्रकाश सिंह पर हमला किया था, इन दोनों केसेस में सभी शूटर्स गिरफ्तार हुए थे और दुर्जन सिंह ने कबूल किया था कि इन हमलों का मास्टरमाइंड वही है। तब तो इस मास्टरमाइंड से एक मुलाकात हमारी भी बनती। दुर्जन सिंह की ऑफिशियल कस्टडी के लिए अर्जी दे दो। आपके कमिश्नर साहब कोई बड़ा इनकाउंटर किसी नए भर्ती हुए हवलदार को सौंपेंगे क्या? बस यही हमारे साथ हुआ। ये दूध भात संजय राजपूत टुच्चे से काम में भी गड़बड़ कर गया। कह रहा था 1 महीने से फील्डिंग लगाई है। भैया जी, प्रकाश सिंह हर दिन दोपहर 2 बजे अरिहंत कॉलोनी जाता है अपने वकील रीता से मिलने। रोज 27 दिन से पीछा कर रहा हूँ। और तो और बंदा इतवार को भी वहां पर गया था। अरिहंत कॉलोनी के बाहर का रास्ता एकदम सुनसान। आप मुहूर्त निकाल दो, प्रकाश सिंह को कल के कल ढूंढा। हमारी कोर्ट में अगली पेशी कब है? अगले हफ्ते भैया। 1 हफ्ता और उस पर नजर रख, पूरी रिपोर्ट दे। इस बार वह बचना नहीं चाहिए। ये शूटर्स यूनस और हाफिज बावरीपुर के। किसी को भेजा था इनके पास? फोन किया था। कहाँ से फोन किया था? जहाँ हम रहते हैं साहब, यहीं जेल से।
यहाँ जेल में फोन है तुम्हारे पास? कमाल करते हैं साहब, जैसे आप जानते नहीं, हम जैसे इज्जतदार लोगों के लिए इस जेल में सब कुछ है। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? अभी मंगवा देता हूँ। यूनुस शेख, हाफिज मलिक और संजय राजपूत। इन दोनों शूटर्स का तो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन वो संजय राजपूत शानपुर में कहीं छुपा है। उठवा लो उसे। सोचा था कोई हुनर होगा उसमें, एक चांस देकर देखते हैं। हक दिया साला। पांडे जी, एक फोन का इंतजाम कर दीजिए। कहाँ हैं गधे के बच्चे? भैया जी मिस्टेक हो गई मुझसे। अबे अंधे, तुझे उस आदमी और प्रकाश में कोई फर्क ही नहीं दिखा? मालिक, वो आदमी उसी वक्त निकला गेट से, दूर था, मुझे लगा प्रकाश सिंह है। कपड़े भी सेम पहने हुए थे, मैंने कर दिया इशारा। अबे गलत आदमी मार दिया। हाँ? वो बंदा गलत है। अरे रुक। अगली बार ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करूंगा मैं। तेरे लिए कोई अगली बार नहीं है। और हाँ, अब एक गलती और मत करना, मेरे सामने मत आना। उठा लो संजय राजपूत, ये यूनुस और हाफिज मैं आपको ढूंढ कर दे दूंगा। लाल शहर के किसी बिल में छुपे होंगे, और इस मर्डर का बिल अब मेरे नाम पे फाड़ दो। जब काशी का कुत्ता बलराम मारा गया था, रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ था, लेकिन ये हिमांशु तिवारी, ये मासूम था बेचारा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारे जैसे लोग इस समाज के लिए दीमक है, कैंसर। एक ही इलाज है तुम लोगों का, एनकाउंटर। पर नसीब अच्छे हैं तुम्हारे कि हमारे हाथ कानून से बंधे। गलती मतलब? वो किसी और को मारने आए थे, लेकिन जिसने शूटर्स को इशारा करना था उसने पहचानने में गलती कर दी। उसने गलती से हिमांशु को अपना निशाना समझ लिया। पर किसे मारना चाहते थे वो लोग तो अपने टारगेट प्रकाश सिंह की दिनचर्या पर नजर रखे हुए थे। हिमांशु को तो वो जानते तक नहीं थे। काश उस दिन हिमांशु ने चाय खत्म की होती। थोड़ी देर के बाद घर से निकलते थे, शायद मुझे भी डर लगा रहता बेटा कि एक ना एक दिन तेरे पापा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अब तो पापा चले गए ना हमेशा के लिए। संजय राजपूत, जिसने दुर्जन सिंह के कहने पर प्रकाश सिंह को मारने का पूरा प्लान बनाया था, वो हमें शानपुर से मिला। और हाफिज मलिक, दो शूटर्स में से एक हमें लाल शहर से मिला, और दूसरा शूटर यूनुस शेख भी बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में आ गया। हिमांशु तिवारी बेवजह मारा गया, और हमने उसकी जिंदगी के हर पहलू, हर रिश्ते, हर रंजिश को उसके कत्ल का संभव मकसद समझकर टटोला, बाल की खाल की। जबकि हकीकत यह थी कि हिमांशु तिवारी गलती से मारा गया था। मिस्टेकन आइडेंटिटी का यह कोई पहला केस नहीं था हमारा, और यह भी कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि दुर्जन सिंह जैसे जुर्म के बाहुबली ने जेल में बैठकर ही मौत का फरमान सुनाया था, और मासूम जिंदगियों के साथ भयंकर खिलवाड़ हुआ था। हमें शर्मिंदा होना चाहिए, और हम शर्मिंदा हैं कि ऐसे अपराधी हमारी नाक के नीचे पनपते हैं, और हम जवाबदेह हैं इस कड़वे सच के लिए। यहाँ कानूनी प्रक्रिया कछुए की चाल से चलती है, और छटे हुए बदमाश निरंकुश उधम मचाते हैं। हमें उन तमाम बेलगाम अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ बिठाना हो, ताकि सामान्य जन समुदाय कानून और कानून के रखवालों पर पूरा भरोसा कर सके। हमें अपनी वर्दी की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस वर्दी के कर्तव्यों को 100% पूरा करना होगा। जब तक ऐसा वास्तविक तौर पर हर रोज हर पल नहीं होगा, तब तक हम सुरक्षा का केवल एक चिन्ह बनकर रह जाएंगे, कवच कभी नहीं बन पाएंगे।
कल रविवार 24 दिसंबर को हम क्राइम पेट्रोल सतर्क का एक नया केस आपके सामने पेश करेंगे। याद रखिए, ये केस रात 11 बजे शुरू होगा। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.